प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं फाइलम पोरीफेरा पे, यानी संघ पोरीफेरा पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले प्रोटोजोआ तक हमारे वीडियोज हो चुके हैं। आगे की कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जो टीजीटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी में पूछे गए सभी प्रश्न है। साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं एनसीईआरटी के, वह भी प्रश्न वहां पे समाहित है। आज इसके साथ चर्चा करेंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उन पे भी चर्चा करने वाले हैं इसी वीडियो में। यानी अगर आप पूरे कंटेंट को ध्यान से सुनते हैं और चीजों को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हम भरोसे से कह सकते हैं कि आपके पोरीफेरा से पूछे जाने वाला एक या दो प्रश्न जो भी आएगा, आपके एग्जाम में गलत होने की संभावना एकदम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। जैसे जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे तो हमने आपसे चर्चा किया था, एक बार हम ब्रीफ में सारी चीजें बता दें फिर उसके बाद आगे की दिशा में बढ़ जाएंगे। तो हमने आपसे बताया था कि एनिमल किंगडम को बांट दिया गया है आपका जो है पोरीफेरा में। ठीक है, पोरीफेरा बाद कोलेंट्रेटा था, कोलेंट्रेटा को निडेरिया कहते हैं, प्लेटेहेलमिन्थी, एस्केलमिन्थी, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेट और कार्डेट। उसके बाद कार्डेट के फिर अपने क्लास थे और उस क्लास के हिसाब से हम लोग पढ़े थे। अभी हम लोग पोरीफेरा पे हैं और हमारे सिलेबस की यह दूसरी टॉपिक होती है जिसका नाम है पोरीफेरा। तो इसको भी पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी यहाँ पे अगर हम फोकस करें जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, खास करके जो प्रश्न पूछे गए टीजीटी में, तो टीजीटी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल स्टोर्ड रिजर्व फूड इन द स्पंज। यानी वह कौन सी ऐसी कोशिका है जो कि स्पंज में स्टोरेज का काम करती है, यानी फूड की स्टोरेज का काम करती है। ऑप्शन में दिया गया है पिनेकोसाइट, उसके बाद कोनोसाइट, ट्रोकोसाइट्स और थीसोसाइट। तो ये कुछ ऑप्शन दिए गए। इस प्रकार से कई इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें हमको पढ़ना है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे, विच स्पंज इज यहाँ पे मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक है, यानी विच स्पंज इज डेट्रीमेंटल्स ऑफ पर्ल इंडस्ट्री। पर्ल इंडस्ट्री के लिए कौन सा स्पंज ऐसा है जो कि हानिकारक है। यह भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है 2010 में। उसी प्रकार से अगर हम आगे ध्यान दें तो यहाँ पे पूछा गया है, द फ्रेश वाटर स्पंज इज आल्सो नोन एज। फ्रेश वाटर स्पंज किस को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे स्पॉन्जिला के नाम से जाना जाता है। ऐसे कई प्रश्न है। जैसे कि यहाँ पे एक बात पूछा गया है कि कैनाल सिस्टम ल्यूकोसिलिनिया में कौन सा कैनाल सिस्टम पाया जाता है। यह भी एक प्रश्न अपने आप में अच्छा प्रश्न है। तो कई ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे टीजीटी, पीजीटी में या एलटी, जीआईसी में पूछे गए हैं और इन प्रश्न का महत्व है। ऐसे ही प्रश्न रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो है कई अलग से प्रश्न आएंगे। टॉपिक से उन्हीं प्रश्नों को रिपीट किया जाता है। तो अगर हम उसे कंसंट्रेट होकर के कर लेते हैं तो चीजें इजी हो जाएंगी और कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक की दिशा में बढ़ते हैं और टॉपिक को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। एक बार थोड़ा सा नजर डालना चाहेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन पे, जो चीजें पीछे हो चुकी हैं एक नजर में उसे समझ लें, फिर उसके बाद आगे की दिशा में बढ़ा जाए। अगर हम किंगडम एनिमेलिया की बात करें, हमने आपसे चर्चा किया था किंगडम एनिमेलिया, तो इसको आपकी एनसीईआरटी ने भी और एनसीईआरटी में भी क्लासिफिकेशन देखेंगे तो बांटा गया है। और ऐसे नॉर्मल भी हम दो लेवल में बांट देते हैं। एक इसको बांट देते हैं सेलुलर लेवल में, याद होगा आपका सेलुलर लेवल, और दूसरा लेवल किसमें हो जाता है, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे हम इसको डिस्टिंग्विश कर देते हैं, यानी डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। अगर हम लोग सेलुलर लेवल की बात करते हैं तो सेलुलर लेवल में किसी किसी बुक में, हालांकि एनसीईआरटी ने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट किसको रखा है, पोरीफेरा को रखा है। किसको रखा है, पोरीफेरा को रखा है। और टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड को फिर हमने दो भागों में बांटा है। अगर आपको याद हो एनसीईआरटी का ये चार्ट, फ्लो चार्ट, तो आपको याद होगा तो इसको दो भागों में बांटा गया था, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री में। याद है, रेडियल सिमेट्री में और इसको बाइलेटरल सिमेट्री में बांटा गया। फिर ये सब चीजों पे हम चर्चा कर चुके हैं, इनके सबके वीडियोज बन चुके हैं, सारे वीडियो आपके पास पहुंच चुके हैं। आप अगर नहीं देखें जरूर देखिएगा। जब हम रेडियल सिमेट्री की बात कर रहे थे, यहाँ पे एक पोरीफेरा आ गया था। रेडियल सिमेट्री में दो आपके और आ गए थे, आपको याद होगा, एक कोलेंट्रेटा आ गया था और दूसरा आ गया था टिनोफोरा। याद है, तो यहां पे आ जाएगा कोलेंट्रेटा और दूसरा है टिनोफोरा ना।
और इसके बाद अगर हम बायलेटरल सिमेट्री की तरफ बढ़ते थे तो बायलेटरल सिमेट्री में आपको फिर 3 भागों में बांटा गया है। अगर आपको क्लासिफिकेशन याद हो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखूंगा ताकि इजिली हम लोग उसे अलग कर सकें। तो पहला था एसिलोमेट, जिसमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, उसे एसिलोमेट कहा जाता है। तो ये था एसिलोमेट। और इसके अंतर्गत आपका एक आ गया था, ये हो गया था फर्स्ट, ए सेकेंड, ए थर्ड, और इसको फोर्थ नंबर पर रख दीजिए, ते हो जाता आपका प्लेटिहेल्मिन्थेस। याद आया? और इसके बाद अगर आगे आ जाएंगे तो फिर इसके बाद आ जाता था एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, जिसमें बॉडी कैविटी होती नहीं लेकिन लगती है बॉडी कैविटी पाई जाती है। और यहां पे आ जाता है एस्केल्मेंथेस। एस्केल्मेंथेस के बाद आगे बढ़ जाते हैं, जहां पे आ जाता है आपका सिलोमेट। और सिलोमेट में फिर आगे की दिशा में बांट दिया गया था। कहां से बांटा गया था? तो एनिलिडा, जिसमें बॉडी कैविटी पाई जाती है, एनिलिडा था, आर्थ्रोपोडा था, मोलस्का था, उसके बाद आपका एकाइनोडर्मेटा था, हेमिकार्डेट थे, और हेमिकार्डेट के बाद किसका नंबर आ जाता? कार्डेट का। ये पूरा क्लासिफिकेशन था। और इस क्लासिफिकेशन अभी एक्चुअली में हम लोग पढ़ रहे थे, अगर बात करें तो प्रोटोजोआ को। और प्रोटोजोआ का कहां रखा गया था? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होने के कारण इसको कहां पर रख दिया गया था? तो आपको याद होगा कि आर.एच. हुटेकर ने 1969 में पूरे जो लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड को, पूरे जैविक संसार को उन्होंने बांट दिया है कितने भागों में? 5 भागों में, जिसे किंगडम मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक को रख दिया गया। याद होगा आपको। किंगडम प्रोटिस्टा में सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट को रखा गया। यानी जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है वो कहां है? किंगडम प्रोटिस्टा में। हम लोग प्रोटिस्टा को पढ़े और प्रोटिस्टा के बाद डायरेक्ट हमने किसको पढ़ लिया था? प्रोटोजोआ को। चूंकि हमारे सिलेबस में डायरेक्ट प्रोटोजोआ दिया गया। प्रोटोजोआ से संबंधित यूग्लिना, पैरामीशियम, उसके बाद आपका प्रोटोजोन डिजीज, तो हमने उसको पढ़ लिया। और उसके बाद जब आगे की दिशा में बढ़ेंगे तो वहां पे हम लोगों के पास फिर आ जाएगा क्या? तो जब हमने उसके आगे की दिशा में बढ़ा तो हमारे पास आज की पहली टॉपिक जो सामने दिखाई पड़ रही वो है पोरीफेरा। यानी हमको जो आज पढ़ना है वो टॉपिक हमारी किससे शुरू होती है? पोरीफेरा से। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीजों को समझ पाए होंगे। और हम लोग पोरीफेरा को स्टार्ट करें उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने मित्रों को शेयर भी करिए। तो यहाँ पे आप डालिए संघ पोरीफेरा, ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है। पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, कुछ उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रख दिया गया वहां पे किसमें? प्रोटिस्टा में, तो बचा कौन? मल्टीसेलुलर। चूंकि डेवलपमेंट का जो पैटर्न था, डेवलपमेंट का पैटर्न आप सबको याद होगा कि सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। तो ये सिस्टम है और इस सिस्टम से ही बॉडी का फॉर्मेशन होना है। तो जब सेल में यूनिसेलुलर तो खत्म हो चुके तो बच्चे कौन? मल्टीसेलुलर। तो ये जीव कैसे होते हैं? पोरीफेरा जो होते हैं ये मल्टीसेलुलर होते हैं। लेकिन एक समस्या है, यहाँ पे लेबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता। और यहाँ पे जो इनका कोऑर्डिनेशन सिस्टम है वो भी सही नहीं। कोऑर्डिनेशन सिस्टम का मतलब क्या है? कि हमारे बॉडी में नर्व सेल पाई जाती हैं। सपोज दैट कि आपको सामने से कोई कीट आया तो आपकी आंखों ने उसे देखा तो बता दिया। अब ये हमारा सेंस ऑर्गन है, हमें बता रहा है भाई देखिए एक समस्या है, या हमने किसी चीज को टच किया तो हमारी स्किन बता रही। तो ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन सिस्टम है जो पूरे बॉडी को रेगुलेट करता है, ये सिस्टम इसमें नहीं पाया जाता। किसमें? आप कहेंगे पोरीफेरा में नहीं पाया जाता। इसका मतलब कि पोरीफेरा में जो सदस्य हैं सब ग्रुप में तो रहते हैं, एक दूसरे के लिए काम नहीं करते हैं। यानी ग्रुप में तो हैं लेकिन वो अपने लिए, अपना सेल्फ के लिए काम करते हैं। चूंकि ऑर्गेनिज्म नहीं है, सेल हैं और सभी सेल एक साथ रहती हैं, इसी कारण इनको नाम क्या दिया गया है? बहुकोशिकी कहा जाता है हिंदी में अगर कहें, या मल्टीसेलुलर कहा जाता है, या इन्हें मेटाजोआ के अंतर्गत रख दिया गया है। और इनके शरीर संगठन जो होता है वो सेलुलर लेवल का होता है। तो पहली चीज ये क्या होते हैं? अगर पहली बात करें तो ये मल्टीसेलुलर होते हैं, मतलब इसका होता है बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कोशिकाओं की संख्या इनमें एक से ज्यादा होती। पहली चीज बहुकोशिकीय होते हैं। आगे बात करें तो अगर इसके बाद तो इन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं? जंतु कह सकते हैं, बहुकोशिकीय जंतु कह सकते हैं, या मेटाजोआ कह सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो इसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका कैसा होता है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है सेलुलर लेवल का। और यहाँ पे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सेलुलर लेवल होता है।
लेकिन हम लोग अपने जानने के लिए जानेंगे मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी टिश्यू ग्रेड नहीं पाया जाता है। टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम का यहाँ पे कोई भी लगाव नहीं होता। कॉमन भाषा में इसे हम लोग स्पंज के रूप में जानते हैं। तो कॉमनली इन्हें क्या जाना जाता है? कॉमनली कॉल्ड इन्हें स्पंज कहा जाता है, या इन्हें स्पंज कहते हैं और ये स्पंज के रूप में जाने जाते हैं। मुख्यतः स्पंज का मेन काम होता है सोखता, जिसे कहते हैं हम लोग। ये पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, यानी वाटर एब्जॉर्बल इनके पास क्षमता होती है। तो जो प्राचीन काल में इन्हें हम एब्जॉर्बर, वाटर एब्जॉर्बर के रूप में उपयोग करते थे, यानी स्पंज का उपयोग किया जाता था। परंतु आजकल के जमाने में क्या है, चूंकि हर एक चीज का मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल चीजों के साथ साथ आर्टिफिशियल चीजों की भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो आर्टिफिशियल में अब रबर के बनाए जा रहे हैं, नायलॉन के बनाए जा रहे हैं, इन चीजों के नकली स्पंज बना करके मार्केट में सेल किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, क्योंकि नेसेसिटी ज्यादा है, आवश्यकताएं ज्यादा है। प्राकृतिक स्पंज को पोरीफेरा कहते हैं और इनमें कंकाल भी पाया जाता है। पोरीफेरा जो है शब्द है, और इस पोरीफेरा शब्द को अगर लिया जाए तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है पोरीफेरा, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द जो है इसका, उसका नाम है पोरस, और पोरस मीन्स होता है, अगर पोरस की बात करें तो पोर होता है, पोर मतलब होता है छिद्र, और दूसरा शब्द जो है इसका है फेरी, ग्रीक वर्ड है। और फेरी, फेरी मीन्स होता है टू बियर, मतलब धारण करने वाला। ऐसा जीव जो अपने शरीर के ऊपर धारण करता है छिद्र, ऐसा जीव जो छिद्र धारण करता है, ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं? पोरीफेरा कहते हैं। और ये शरीर पर आस्टिया नामक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। जो होल होते हैं, जैसे यहाँ छिद्र है ना, तो जो होल होते हैं यानी छिद्र होते हैं, उस छिद्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आस्टिया के नाम से जाना जाता है। यानी इनके ऊपर छेद पाए जाते हैं, शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इस कारण ये, और यही कारण है, माइक्रोस्कोपिक होने के कारण इस छिद्र को हम लोग आस्टिया के नाम से जानते हैं। इसका काम होता है कि बाहरी जल को अंदर की दिशा में ले जाना, और अंदर के जल से बाहर की दिशा में जाते रहना, यानी आना और जाना इनका काम होता है। और यहां से कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस किस में कौन कौन सी कैविटी पाई जाती है, एस्कान टाइप कैविटी क्या होती है, साइकान टाइप कैविटी क्या होती है, तो उस कैविटी के बारे में भी पूछा जाता है। अभी तक की ज्ञात जातियों की अगर हम बात करें तो लगभग, अगर रमेश गुप्ता की बुक आप देखेंगे तो उस बुक में लगभग 10,000 दिए गए हैं ज्ञात जातियां। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे इनवर्टिब्रेट की, जो नॉन इनवर्टिब्रेट की बुक आती है, उसको अगर देखेंगे तो उसमें दिया गया 11,000 से ज्यादा जातियां इसकी खोजी जा चुकी हैं, अलग अलग है। तो कोई मतलब नहीं, ये कभी पूछे जाने वाला प्रश्न भी नहीं है। ठीक है, अगर इसके लक्षण की बात कर लें, कुछ कैरेक्टर को देख लें, ये कॉमन सी चीजें हैं, आप इसको जान गए हैं, आगे बढ़ जाएं। अगर इसके बात करें तो ये कहाँ होते हैं? मोस्टली एक्विटिक होते हैं। कैसे होते हैं? और एक्विटिक होते हैं। एक्विटिक का मतलब होता है कि जलीय होते हैं, जल में पाए जाते हैं। जल दो प्रकार का होता है, एक होता है अलवणीय जल, मतलब जिसे आप कहते हैं फ्रेश वाटर, और दूसरा होता है जो होता है आपका लवणीय जल, जिसे आप कहते हैं मैरीन वाटर। मैरीन वाटर यानी ये दोनों वाटरों में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं और मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। स्वच्छ जल में कुछ जातियां पाई जाती हैं, फ्रेश वाटर में कुछ ही जातियां पाई जाती हैं। जो ज्यादा जातियां कहां पाई जाती हैं? मैरीन वाटर में पाई जाती हैं। यही कारण होता है कि फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले जो स्पंज होते हैं उनको एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि यहाँ पे गिने चुने पाए जाते हैं। मैं आपको नाम बताऊंगा दोनों का, घबराइए मत। इसके साथ ही साथ कहाँ पे और रहते हैं? इनका लिविंग हैबिटेट जो है, पहला तो जल हो गया, इसके साथ साथ अधिकांश समुद्री जो जीव होते हैं उनके पीठों के ऊपर उग जाते हैं। पत्थर पास पास में होते हैं, भाई समुद्र है किनारे पत्थर भी तो होगा, तो पत्थर पे भी उग जाते हैं। जो शिलाखंड होंगे उस पे भी उग जाते हैं, और जंतुओं की खोलों के ऊपर उग जाते हैं। यही कारण होता है कि पर्ल के लिए जो पर्ल ओयस्टर होता है, जिससे मोती पैदा की जाती है, उसके ऊपर उग जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि मोती की जो खेती की जाती है, यानी पर्ल का जो कल्चर किया जाता है, वह क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। और यही इसीलिए माना जाता है कि जो स्पंज होते हैं मोती के लिए नुकसानदायक होते हैं। और कौन होता है? क्लियोना होता है।
क्लियोना जो होता है यह बोरिंग स्पंज के नाम से जाना जाता है और यह मोती उद्योग के लिए खराब होता है। इसका नाम है क्लियोना और ये क्या होता है, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम होता है क्लियोना का, अगर कहें तो बोरिंग स्पंज कहा जाता है। क्या कहते हैं? बोरिंग स्पंज के नाम से जानते हैं। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये मोती जो पैदा की जाते हैं यानी पर्ल ऑयस्टर होता है उसके लिए ये नुकसानदायक है। तो ये किसके लिए नुकसानदायक? तो आप कहेंगे ये मोती के पैदा करने के लिए या मोती उद्योग के लिए नुकसानदायक है। मोती उद्योग के लिए जब हम आपको पढ़ाएंगे मोलस्का तो वहां बताएंगे मोती कैसे पैदा किया जाता है। अभी तो हम लोग स्पंज पढ़ रहे हैं। मोती उद्योग के लिए क्या है? नुकसानदायक है। नुकसानदायक यानी अगर हम बात कर लें इसकी तो ये क्या है? क्लियोना है। और ये एक नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा चुका है 2010 में, पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ जाएं। और इसके साथ ही साथ ये लकड़ी के टुकड़ों पे भी चिपके रहते हैं और निर्जीव सी अपवृद्धि जैसा दिखाई पड़ते हैं, यानी अपनी ग्रोथ करते रहते हैं। ऐसे लगता है कि कोई जीव है जो अपनी संख्या को बढ़ा रहा है। उसी तरह से अपनी ग्रोथ करने के लिए भी जाने जाते हैं। आगे बढ़ जाएंगे तो दूसरा जो है, अगर इसके आगे बढ़े तो आगे आप जाएंगे तो एक पॉइंट आपके पास और मिलेगी कि जो ये इनकी शरीर होती है 1 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। इनकी शरीर कैसे होती है? 1 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं, नालवत हो सकते हैं। देखिए नाल जैसे होते हैं ना, यूप्लेक्टेला आपने देखा होगा, तो नाल जैसा होता है। तो पहले इनकी लंबाई कितनी हो सकती है? 1 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक के हो सकते हैं, पहली चीज। उसके साथ साथ इनका आकार कैसा हो सकता है? नालवत हो सकता है, यानी नली जैसा हो सकता है। आगे बात करें तो ये वृत्ताकार सर्कुलर हो सकते हैं, वृत्ताकार हो सकते हैं। अगर इसी के साथ और बात करें तो इस गोल हो सकते हैं, गोल हो सकते हैं यानी गोलाकार हो सकते हैं, कीप नुमा हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? कीप के आकार के हो सकते हैं, यानी इनके कई प्रकार के आकार प्रकार के हो सकते हैं। प्याले तस्तरी के नुमा हो सकते हैं। अनियमित संरचनाएं भी इनमें पाई जाती हैं। कुछ शाखित होते हैं, कुछ अशाखित भी होते हैं, यानी ये अनेक संरचनाओं के पाए जाते हैं। संरचना से कभी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। शरीर संगठन से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से। तो एक लाइन अगर हम शरीर संगठन पे फिर चर्चा करें तो इसके शरीर संगठन की हम बात करें, आपको बताएं तो शरीर संगठन इनका कोशिकीय स्तर का होता है। मैंने स्टार्टिंग में इस बात को बताई, यानी ऊतक का क्या पाया जाए? अगर कोशिका स्तर तक का ही शरीर संगठन है तो इसका मतलब है इसमें ऊतक का निर्माण नहीं होगा। शरीर कोशिकाओं में श्रम विभाजन प्रारंभिक स्तर का पाया जाता है, यानी इसमें श्रम विभाजन अच्छा नहीं होता है। इसका मतलब है कि इसकी जो कोशिकाएं हैं ऊतक नहीं बनाती। श्रम विभाजन का मतलब होता है कि सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन। ठीक है, जिसकी ओरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर सेम है और फंक्शन सेम है, वो सभी मिलकर के एक ग्रुप बनाती हैं जिसे हम लोग टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप में तो ये पाए जाते हैं लेकिन एक दूसरे के सपोर्टर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ग्रुपिंग में तो है लेकिन किसी के काम आने वाले नहीं है, तो श्रम विभाजन नहीं पाया जाता। लेकिन समान कोशिकाएं आपस में एक साथ पाई जाती हैं। ठीक है, ऊतक नहीं बनाती लेकिन एक साथ पाई जाती है। चूंकि कलेक्शन होता है, ग्रुप ऑफ सेल है, चूंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ग्रुप ऑफ सेल पाई ही जाएंगे। अगर इसी के साथ बात करें तो आगे दिया गया कोशिकाओं के भेद भी अस्थायी होते हैं, यानी इनके लक्षण भी अस्थायी होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। इनमें तंत्रिका तंत्र क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें क्या पाया जाता है? नर्वस टिश्यू। चूंकि टिश्यू बनता ही नहीं तो नर्वस टिश्यू भी नहीं बनेगा। इसमें क्या पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र क्या होता है? अनुपस्थित होता है। और चूंकि तंत्रिका तंत्र अनुपस्थित है तो कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी तो नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन सिस्टम मतलब एक बॉडी को दूसरे बॉडी के हर पार्टों से जोड़ने के लिए क्या पाया जाता है? कोऑर्डिनेशन सिस्टम पाया जाता है। सपोज करिए अगर आप कहीं जा रहे हैं और कांटा आपके पैर में चुभता तो आपका हाथ तुरंत कांटे के पास पहुंच जाता है उसे निकालने के लिए। सामने से कोई डेंजर आता तो आपकी बॉडी की बीपी बढ़ जाती। देखने वाला काम तो आंख ही कर रही थी लेकिन कोई खतरा देख करके बीपी बढ़ गई आपकी। इसका मतलब है कि बॉडी में कोऑर्डिनेशन है, हर एक पार्ट एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े हैं।
लेकिन यहाँ पे चूंकि नर्व सेल भी नहीं है, तो जब नर्व सेल ही नहीं, मैसेज को ट्रांसमिट करने वाला नहीं है और फिर मैसेज को रीड करने वाला भी तो नहीं है, ब्रेन भी तो नहीं है। तो जब मैसेज ही नहीं जाएगा और मैसेज को रीड करने वाला भी नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे नर्व सेल भी नहीं है और कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी नहीं पाया जाता है। अतः इन्हें हम आसानी से एक कह सकते हैं कि इनमें समन्वय का अभाव पाया जाता है, कोऑर्डिनेशन का अभाव पाया जाता है। शरीर कोशिकाओं का एक समूह मात्र ही होता है, यानी कोई काम नहीं आने वाले, बस एक ग्रुप है, एक लोग, जैसे ऐसे समझिए कि एक परिवार है और एक दोस्तों का ग्रुप है। तो ग्रुप जैसा है, बस मंडली है, मेला है, भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई किसी काम आने वाला नहीं है। सेम उसी प्रकार से मंडली तो है, सेलों का गुच्छा है, लेकिन इसमें कोई किसी के सपोर्ट में खड़ा होने वाला नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला जो है आपके लिए काम की चीजें, एक नजर आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड। आगे बढ़ जाएंगे तो आगे दिया गया है शरीर की सकल संरचना जो होती है नालवत होती है, यानी इसकी जो पूरी संरचना है नली द्वारा होती है, यानी नली द्वारा बनी होती है। नालवत का मतलब है नली द्वारा बनी है, और नली इसीलिए बनी है क्योंकि जब होल होगा तो वो पानी को एब्जॉर्ब करने की या जो भी न्यूट्रिएंट होगा उसे एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखेगा। अगर होल ही नहीं होगा तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। स्पंजी होने का मतलब ये है कि उसमें नाल का पाया जाता है। जैसे अगर आप ब्रेड देखते हैं तो उसमें देखिए होल पाए जाते हैं, यानी वो स्पंजी होता है। लेकिन जिसमें होल नहीं होते हैं, लेकिन वही ब्रेड को अगर आप अच्छे से सेकाई कर देते हैं तो वहां से गैसेस निकल जाती हैं और वो चुरचुरा हो जाता है। इसका मतलब कि वहां पे नाल बनी है, लेकिन नाल से वाटर इवेपोरेट हो चुका है, चाहे उसे आप फ्राई किए हो, चाहे आप उसे बेकिंग किए हो, यानी चाहे सेकाई हुई हो, चाहे उसकी तलाई की गई हो, दोनों की स्थिति में उसका पानी एब्जॉर्ब हो चुका है, सूख चुका है, जिसकी वजह से वो चुरचुरा हो गया। लेकिन अगर उसको ऐसे छोड़ दिया जाए तो वह कैसा होगा, आपका मुलायम अवस्था में पाया जाएगा। चूंकि इसकी सेकाई फ्राई तो की नहीं जाती, इसलिए यह मुलायम अवस्था में पाया जाता है। देह भित्त में बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं और इनमें एक नाल प्रणाली होती है जो इसको पूरे को जोड़े रहती है, ठीक, जिसे स्पंज गुहा के नाम से जाना जाता है। ये अपवाही यानी आने वाले और जाने वाले दोनों का काम करते हैं। इस प्रकार जल परिवहन का काम करता है। इसके बॉडी में चूंकि नाल पाई जाती है, नली पाई जाती है, और ये नली किसका काम करती है, तो जल परिवहन का काम करती है। चूंकि जल परिवहन होता है तो यह जल परिवहन दो काम करता है, कई काम करते हैं। पहला काम क्या करता है, जल परिवहन भोजन को जमा करने, पहला कलेक्शन ऑफ फूड पहला मेन काम है इसका। और इसके बाद अगर बात करें कलेक्शन ऑफ फूड के बाद, तो ये रिस्पायरेशन में काम करता है, रिस्पिरेशन। और साथ में अगर बात करते हैं तो ये एक्सक्रीशन का भी काम करता है, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उसे बॉडी से बाहर कर देगा। यानी एक्सक्रीशन का भी काम कौन करता है, जो आपकी नाल है और जो जल उससे आ रहा है जा रहा है, ये एक्सक्रीशन का भी काम कर रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात कर लें तो ये तीन काम में सहायता करता है। कौन, नाल प्रणाली, जो इसमें नली बनी हुई, ये तीनों काम करता है। यानी भोजन को भी कलेक्ट करता है, क्योंकि वाटर के थ्रू ही तो भोजन आना है, और जब वाटर आएगा बॉडी में तो भोजन को भी लेके आएगा। दूसरी चीज अगर यहाँ बात करें तो रिस्पिरेशन, वाटर के ही घुले हुए डिजॉल्व ऑक्सीजन से ही तो इसकी सेल को ऑक्सीजन मिल रहा है। तो सेल को ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, डिजॉल्व वाटर से, और जब वाटर आएगा तो ऑक्सीजन को भी लाएगा। और उसके बाद तीसरी चीज, जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में बना होगा, सेल में बना होगा, उससे बाहर चला जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन का भी काम हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि इसकी शरीर कैसे होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है। और हमने आपको डिफरेंशिएट बताया था कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या अंतर होता है। देखिए डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, दो जर्म लेयर पाई जाती हैं, एक एक्टोडर्म होता है, एक मेजोडर्म होता है, और बीच में क्या पाया जाता है, तो मेजोग्लिया पाया जाता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एनसीईआरटी की बुक देख लीजिए, चाहे आप हमारा वीडियो देख लीजिए, दोनों में दिया गया है। एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है कि आपको ऐसे लेवल बनाया गया, बीच में मेजोग्लिया दिखाया गया। जो एंडोडर्म होती है, जो जर्म लेयर है, वो तीन लेयर से मिलकर बनती है। वहां एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म तीन लेयर होती हैं। जो मेजोडर्म है डिप्लोब्लास्टिक में नहीं पाया जाता, यानी इसकी बॉडी कैसे होती है, जर्म स्तर कैसे होते हैं, तो आप कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी द्विस्तरीय होते हैं। दो कोशिकाओं से बने होते हैं। जो बाहर की कोशिकाएं होती है, प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान से सुनिए। जो बाहरी कोशिकाएं होती हैं और एक होंगी आंतरिक, दो ही हैं
तो एक बाहर की होंगी और एक आंतरिक होंगी। जो बाहरी कोशिकाएं होती हैं वो किसकी बनी होती है, अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखाऊंगा तो उसमें देखेंगे ये प्रश्न पूछे गए हैं। बाहरी कोशिकाएं किससे बनी, पिनेकोसाइट से बनी होती है। किससे, पिनेकोसाइट से बनी होती हैं। अगर हम आंतरिक कोशिकाओं की बात करें तो आंतरिक कोशिकाएं इनकी किससे बनी होती हैं, कोशिकाओं की बनी होती हैं, यानी इसे एक्टोडर्मल त्वचा कहते हैं, डर्मल लेयर भी कहा जाता है। जबकि भीतरी विशेष प्रकार की कीप कोशिकाओं की बनी होती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कोइनोसाइट सेल कहा जाता है। क्या कहते हैं, आंतरिक सेल जो होती है उसे क्या कहते हैं, कोइनोसाइट कहा जाता है। कोइनोसाइट कोशिकाओं की बनी होते हैं, कोइनोसाइट कोशिकाएं कहते हैं, या इन्हीं को हम लोग कॉलर कोशिका के नाम से भी जानते हैं, या क्या कहा जाता है, कॉलर कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। कॉलर सेल या कोशिका के नाम से भी जाना जाता है आंतरिक कोशिकाओं को। इसके बीच में एक कोशिका और पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेसोकाइम कहते हैं या मेसोहिल कहा जाता है। इन दोनों के बीच में एक्टोडर्म और एंडोडर्म यानी बाहरी और आंतरिक के बीच में एक लेयर और पाई जाती है। अभी बताएंगे उस लेयर का काम क्या होता है। उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, दोनों स्तरों के बीच में पाए जाते हैं, उसे मेसेनकाइम कहते हैं या मध्य स्तर कहते हैं, मध्य स्तर कहा जाता है। इंग्लिश में ही इसका नाम कई बार आपके पेपर में पूछा गया है, मेसेनकाइम। मेसेनकाइम, या इसको जो दूसरे नाम से पूछा गया है मेसोहिल, तो मेसोहिल से भी पूछा गया। मैं आपको बता रहा हूं अभी कब ये पूछा गया प्रश्न है, मैं आपको एक मिनट में बता दूं। ये प्रश्न आपसे पूछा गया मेसोहिल का, और ये प्रश्न आपसे पूछा गया, एक सेकेंड, कि मेसोहिल की कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं। तो अभी आएगा तो हम आपको बताएंगे, यही कहीं है, दिख नहीं रहा, अभी दिखेगा तो हमने उसे अंडरलाइन किया है, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये पूछा गया कि मेसोहिल की कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया, अभी जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूंगा तो उसमें सारे क्वेश्चन दिखेंगे, सब आगे पीछे हैं, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो जैसे आएगा तो आपसे पूछा जा चुका है कि मेसोहिल की कोशिकाएं, तो आप कहेंगे स्पंज में पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आप कहेंगे जिनमें दोनों स्तर की जो भ्रमणशील कोशिकाएं हैं अमीबॉइड साइट की होती हैं, तो ये आपको तो पता है, मान लीजिए। आगे बढ़ जाए, नाल प्रणाली, जो इसकी नाल की प्रणाली है, नाल प्रणाली और पूर्ण शरीर को साथे रखने के लिए मध्य स्तर कंटिकाओं या कोलेजन जैसी स्पॉन्जिन तंतुओं का बना होता है, यानी यहाँ पे कांटे पाए जाते हैं या कोलेजन के क्या पाए जाते हैं, स्पॉन्जिन तंतु पाए जाते हैं, और कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन के बने हुए स्पॉन्जिन फाइबर पाए जाते हैं जो कंकाल को बनाए रखते हैं। स्क्लेरोब्लास्ट की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि स्पॉन्जिन तंतुओं की बनी होती है, यानी यहाँ पे कांटे पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं, कोलेजन की तंतु पाए जाते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर पाए जाते हैं। अगर इसके पाचन की बात करें तो कैसा होगा, अगर हम लोग किसकी बात करते हैं, डाइजेशन की, तो पाचन इसमें कैसा होगा, इंट्रासेल, चूंकि सेल ही है तो इंट्रासेलुलर होगा, इंट्रा कैसा होगा, इंट्रा, जल्दी बताइए, इंट्रासेलुलिक होगा, सेलुलर होगा, सेलुलर होगा, इंट्रासेलुलर होगा, यानी आंत्र कोशिकीय प्रकार का, अंतः कोशिकीय प्रकार का इसमें क्या पाया जाता है, आपका डाइजेशन पाया जाता है। रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया इसके रिप्रोडक्शन से। चर्चा करते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, इसमें जनन जो होता है, जनन कैसे होता है, अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का, यानी सेक्स ऑर्गन और बिना सेक्स ऑर्गन के दोनों प्रकार का होता है। निषेचन आंतरिक या पर निषेचन यानी इंटरनल होता है, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी पाया जाता है। निषेचन जो होता है इंटरनल होता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया, मैं अभी आपको प्रीवियस ईयर में दिखा रहा हूं, सारे प्रश्न नोट हैं और सबको अभी की पॉइंट के तौर पे हम आपको एक एक करके बता रहे हैं, बस आप लास्ट सेगमेंट तक चलते रहिए मेरे साथ। उसके बाद कहिए परिवर्धन जो होता है अप्रत्यक्ष होता है। देखिए परिवर्धन का मतलब होता है जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट दो प्रकार का होता है, इसको हम इरेज कर दें थोड़ा सा यहाँ पे। तो डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और दूसरा होता है डायरेक्ट। ठीक, इनडायरेक्ट का मतलब है कि जो लार्वा अवस्था आएगी, लार्वा अवस्था अपने पेरेंट की सेम आइडेंटिकल नहीं होगी।
यानी लार्वा अवस्था किसी दूसरे एनिमल के आइडेंटिकल होगी या किसी दूसरे स्पीसीज के आइडेंटिकल होगी या दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसी होगी, और ये फिर चेंज होकर के अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होती है। ऐसे डेवलपमेंट को अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट कहा जाता है, या ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के रूप में जानते हैं। दूसरी होती है जिसका होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी जो यहाँ पे लार्वा बनता है, बच्चा बनता है, वह डायरेक्ट अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होता है, समान होता है। तुलना करते हैं, जैसे कि टेडपोल है, सब लोग जानते हैं फ्रॉग का लार्वा है टेडपोल। टेडपोल कैसा होता है, फिश लाइक होता है, तो उसे हम लोग कैसे कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। वहीं पे और भी जीवों के लार्वा हैं जो सेम होते हैं, जैसे पेरेंट होते हैं वैसे उनके लार्वा होते हैं। ऐसे डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक, तो इसका डेवलपमेंट कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है, यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। यानी इसका लार्वा जो होगा, दो प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं। ये दोनों लार्वा जो इसके होते हैं, एक लार्वा का नाम है एम्फीब्लास्टुला लार्वा और दूसरे लार्वा का नाम है पैरेन्काइमुला लार्वा। ये दोनों लार्वा कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के होते हैं। अभी लार्वा का नाम लिख लेंगे बढ़िया। भ्रूणी परिवर्तन के दौरान अलैंगिक जनन, इसमें जो होता है अलैंगिक जनन, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अगर इसकी बात करें तो ये दो भागों में बटा हुआ है, सेक्सुअल में और एसेक्सुअल में। एसेक्सुअल में जीम्यूल फॉर्मेशन होता है, जीम्यूल फॉर्मेशन होता है, और जो सेक्सुअल होता है इसमें लार्वा स्टेज आती है। और लार्वा कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के लार्वा हो जाते हैं। एक लार्वा को हम लोग कहते हैं एम्फीब्लास्टुला लार्वा, क्या होता है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा, और दूसरे लार्वा को हम लोग क्या कह देते हैं, जल्दी बता दीजिए, पैरेन्काइमुला लार्वा। तो दूसरे लार्वा का नाम होता है पैरेन्काइमुला लार्वा। ठीक, और इनका जो लार्वा होता है ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का होता है। कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का। इसका मतलब है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी पेरेंट के आइडेंटिकल नहीं होता है, पेरेंट के समान नहीं होता है। तो ये कुछ कॉमन से फीचर हैं जो हमको जानना जरूरी है, याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार हमारे एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे गए। अब अगर एक नजर डालें इसके वर्गीकरण पे, चूंकि वर्गीकरण हमारे टीजीटी का सिलेबस नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिन्हें वर्गीकरण में रख दिया गया है। तो पीजीटी में तो है लेकिन टीजीटी का सिलेबस नहीं है, और अभी हमारा पूरा फोकस टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि पीजीटी में हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, जो इनवर्टिब्रेट है उसको डिटेल में पढ़ने वाले, इंग्लिश वाले में। तो अभी यहाँ पे हम लोग डिटेल में यहाँ पे इतना ही कवर करते चलेंगे, प्रीवियस ईयर को कवर करेंगे। जो पीजीटी के क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन सामने आएंगे तो उसको डिटेल कर लेंगे। बस एक नजर डाल लेते हैं वर्गीकरण पे, क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अगला नंबर जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं किस पे, तो अगला नंबर हम लोग चर्चा करने वाले क्लासिफिकेशन पे। अगर हम लोग वर्गीकरण की बात करें तो इसको तीन ग्रुप में बांटा गया है, यानी इसको हम लोग कितने क्लास में बांट दिए, तीन क्लास में बांट दिए। पहला क्लास है इसका, अगर क्लास की बात करें तो तीन क्लास है। पहले क्लास का नाम है कैलकेरिया, क्या नाम है, कैलकेरिया। और दूसरे क्लास का नाम है, अगर तो हम लोग बात करें तो इसका नाम है हेक्साटेनिलिडा। और थर्ड क्लास की अगर हम चर्चा करते हैं तो थर्ड क्लास का नाम है डीमोस्पोंजिया। डीमोस्पोंजिया, ये इसके तीन क्लास हैं। और इन क्लास को अगर बांटा गया है तो इसको मुख्यतः कंकाल के आधार पर बांटा गया है, यानी स्केलेटन सिस्टम के प्रेजेंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम इट्स डिवाइड बाय थ्री क्लास। कितने क्लास में हम लोग बांट दिए हैं, तीन क्लास में। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में, ठीक है, दूसरा है और तीसरा, तीन अलग अलग क्लासों में हम लोग बांट चुके हैं। पहले के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो ये अगर इसके कैरेक्टर की बात करें तो कैसा होता है, मैरीन होता है। पहली बात कि ये मैरीन होंगे यानी समुद्री होते हैं, तो ये मैरीन होते हैं। दूसरा, इनमें कंकाल कटकाएं जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जो इसका स्केलेटन सिस्टम है
और किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसकी नाल प्रणाली जो होती है सरल से लेकर के एडवांस तक हो सकती है, यानी 3 प्रकार की इसमें क्या पाई जाती है, कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कैनाल सिस्टम को ही नाल प्रणाली कहते हैं, कैनाल सिस्टम पाया जाता है। और इसी कैनाल सिस्टम में तीनों के नाम अगर हम बात करें तो एक का नाम है एस्कान टाइप का, दूसरा है साइकान टाइप का, और तीसरा है ल्यूकॉन टाइप का। तो इसका नाम है ल्यूकॉन टाइप का, याद रखिए अभी काम देगा। 3 प्रकार की नाल प्रणाली पाई जाती है, कई बार एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। 3 प्रकार की नाल प्रणाली पाई जाती है। अगर इनके शरीर की बात करें तो शरीर छोटी होती है, सफेद हो सकते हैं, भूरे रंग के हो सकते हैं, लगभग 15 सेंटीमीटर तक इनकी लंबाई हो सकती है। यानी अगर कलर की बात करें तो ये कैसे होते हैं, व्हाइट होते हैं, ठीक, और एक येलो हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, और इनकी लेंथ जो होती है लगभग 15 सेंटीमीटर तक की इनकी लंबाई होती है, ठीक। और कीप कोशिकाएं अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं। और ल्यूकोसेलिनिया, इसका एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो इसके एग्जाम्पल में आ जाता है कौन, ल्यूकोसोलिनिया आ जाता है, ठीक, ल्यूकोसोलिनिया आ जाता है इसमें, सोलिनिया। दूसरा जो आ जाता है इसके बाद इसमें जो इसका एग्जाम्पल में आता है, इसके एग्जाम्पल आ जाता है स्काइफा, स्काइफा। और तीसरा जो आ जाता है स्काइफा के बाद अगर बात कर लें तो या इसी स्काइफा को क्या कहते हैं, साइकान कहते हैं, या साइकान कहते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं हेक्जेटेनेलिडा का, हेक्जेटेनेलिडा में अगर बात आ जाए तो पहला जो होता है कि ये कैसे होते हैं, यह भी मैरीन होते हैं। पहली बात कि कैसे होते हैं, मैरीन होते हैं यानी समुद्री होते हैं। अगर सेकंड की बात हम लोग कर लें तो सेकंड क्या होता है, इसका जो कंकाल होता है वो रंगीन होता है और पारदर्शी एवं चमत्कार होता है। लेकिन मेन चीज जो है इस सिलिका के बने होते हैं, सिलिका के बने होते हैं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है। ये सिलिका है, एक कैल्शियम कार्बोनेट है, कैलकेरिया मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, हेक्जेटेनेलिडा मतलब सिलिका, सिलिकॉन के बने होते हैं। और छोटी कांटेदार संरचना पाई जाती है। कंटिकाएं आदर्श रूप से 6 भुजाओं में होती हैं। इनकी जो कंटिकाएं होती हैं यानी कांटे होते हैं, वो कांटे जो होते हैं कितने प्रकार, कितनी भुजाएं होती हैं, 6 भुजाओं में बटे होते हैं। यानी भुजाएं जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 6 होती हैं, 6 भुजाओं में बटे होते हैं। नाल प्रणाली जटिल होती है, साइकान और ल्यूकान प्रकार की नाल प्रणाली पाई जाती है। यानी इसमें भी नाल प्रणाली पाई जाती है, और कौन सी, साइकान और ल्यूकान टाइप की, इसमें भी कैनाल सिस्टम पाया जाता है। और कौन सा, साइकान और ल्यूकान टाइप का, इसमें क्या पाया जाता है, नाल प्रणाली पाई जाती है, कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इसकी कीप कोशिकाएं अंगुली समान होती हैं, यानी जो कोइनोसाइट कोशिकाएं होती हैं या कीप कोशिकाएं होती हैं, कोइनोसाइट की कीप कोशिकाएं फिंगर लाइक होती हैं। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी बता रहे, फिंगर लाइक होती हैं, कीप कोशिकाएं फिंगर लाइक होती हैं। हेक्जेटेनेलिडा का एग्जांपल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाइए। शरीर माप में लगभग 30 सेंटीमीटर तक होता है, यानी तुलना की जाए तो इससे बड़ा होता है, और 30 सेंटीमीटर तक की इसकी लंबाई पाई जाती है। आगे अगर बढ़ जाए तो और भी इसमें काम की चीजें हैं। इसकी सतह पर पृथक, ठीक है, अंगुली जैसी संरचना पाई जाती है। पिनेकोसाइट की जगह पे सेंसियल अस्तर पाया जाता है, याद रखिएगा। पिनेकोसाइट जो ऊपर की कोशिकाएं थी, 2 तरह की कोशिकाएं हमने आपसे बताया, पिनेकोसाइट और कोइनोसाइट, और बीच में मेजोहिल। तो पिनेकोसाइट की कोशिकाएं तो यहाँ पे पिनेकोसाइट जैसी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे पिनेकोसाइट कोशिकाएं बदल जाती हैं और किस रूप में पाई जाती हैं, सेंसियल स्टेज में पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, पिनेकोसाइट की कोशिकाएं, पिनेकोसाइट की कोशिकाएं जो होती हैं एक इसमें हो जाती हैं, इक्वल टू हो जाएंगी, इनको इक्वल टू करिए, और किसके बराबर हो जाएंगी, सेंसियल स्टेज की। तो सेंसाइशियल स्टेज की हो जाती हैं, ठीक है। इसके उदाहरण की अगर हम बात कर लें तो इसका एग्जाम्पल जो होता है यूप्लेक्टिला होता है। क्या होता है, यूप्लेक्टिला, यूप्लेक्टिला होता है। और इसी यूप्लेक्टिला को वीनस फ्लाई ट्रैप कहा जाता है, यानी वीनस फ्लावर, या इसी को वीनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं। तो वीनस लिख दे रहे हैं, बस इतना समझिए, वीनस फ्लाई ट्रैप कहा जाता है। और इसी की जो दूसरा है, इसमें हाइलोनीमा आता है। दूसरा एग्जांपल कौन है, हाइलोनीमा, हाइलोनीमा,
हाइलोनीमा की अगर बात करें तो हाइलोनीमा अगर चले जाएं तो हाइलोनीमा को दूसरे भाषा में कहते हैं ग्लास रोप स्पंज। क्या कहते हैं? ग्लास रोप स्पंज, ग्लास रोप स्पंज के रूप में जाना जाता है। दोनों का हो गया। आगे बता रहे हैं, कंपेरिजन करवा रहे हैं भाई, बाद में 1 मिनट थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। डेमोस्पंजिया ये अधिकांश कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं, लेकिन इसी में 2 पाए जाते हैं। इसमें कुछ मैरीन होते हैं, सम आर नॉन मतलब फ्रेश वाटर, और मोस्टली कैसे होते हैं? ये भी मैरीन होते हैं। तो पहली चीज तो आपकी कंफर्म हो गई कि ये भी कैसे होते हैं? मैरीन होते हैं। सेकंड की अगर हम बात कर लें तो ये कैसा होता है? कुछ में कंकाल पाए जाते हैं, कुछ में सिलिका की पाई जाती है, कुछ में गंधयुक्त प्रोटीन स्पॉन्जिन की पाई जाती है। ध्यान सुनिए, कंकाल कुछ में पाया जाता है, कुछ में एब्सेंट होता है। यानी जो स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम ये एब्सेंट भी होते हैं और प्रेजेंट भी होते हैं। अगर प्रेजेंट होते हैं तो ये 2 तरह के बने होते हैं। प्रेजेंट अगर रहेंगे तो 2 प्रकार के बनेंगे, कुछ सिलिका के बन सकते हैं या किसके बन सकते हैं? सिलिका के बन सकते हैं, या तो स्पॉन्जिन फाइबर के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? यहां पे मैं लिख देता हूं, उस तरफ दिख नहीं रहा होगा। स्पॉन्जिन फाइबर, स्पॉन्जिन फाइबर के बने होते हैं। याद रखिएगा, भी काम देगा। स्पॉन्जिन फाइबर के बने होते हैं, ठीक। इसके बाद धागे जैसी संरचना पाई जाती, कोई मतलब नहीं। कंडिकाएं 6 भुजाओं कभी नहीं होती। इसकी कंडिकाएं जो होती हैं, इसमें 6 भुजा कभी नहीं होती। 6 भुजा 6 आर्म, यानी 6 भुजा, 6 आर्म आर नॉट फाउंड, यानी 6 भुजा कभी नहीं होती। नेवर फाउंड टू 6 आर्म, यानी कभी भी 6 भुजा नहीं पाई जाती। 6 भुजाएं नहीं पाई जाती। याद रखिएगा, काम की चीजें, ठीक। इसके बाद नाल प्रणाली ल्यूकान श्रेणी की होती है। इसमें नाल प्रणाली कैसे होती है? तो ल्यूकान टाइप की नाल प्रणाली पाई जाती है। और उसके बाद 5 पॉइंट पे आ जाए। कीप कोशिकाएं जो होती हैं छोटी छोटी होती हैं, और इसमें आता है आपका यू स्पंजिया, जिसे आप कहते हैं बाथ स्पंज। एग्जाम्पल की बात कर लें तो कौन आ जाता है? यू स्पंजिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बाथ स्पंज कहते हैं, यानी नहाने वाला स्पंज, बाथ स्पंज, ठीक। और इसके बाद अगर बात करें बाथ स्पंज के बाद, स्वच्छ जली इसी में पाया जाता है, स्वच्छ जल में पाया जाने वाला, जिसका नाम है स्पॉन्जिला। तो फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला, यहां पर लिखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेश वाटर स्पंज का नाम है, फ्रेश वाटर स्पंज का नाम है, बताइए। स्पॉन्जिला नाम है, तो क्या कहते हैं इसे? स्पॉन्जिला कहा जाता है, स्पॉन्जिला के नाम से जाना जाता है। इतनी सी बातें आपको कंफर्म हो गई होंगी, मुझे जहां तक लगता है इतनी बातें आपकी कंफर्म हो गई होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे जहां तक लगता है हम लोग 3 क्लास में बांट दिए हैं। क्लास में बांटने का कारण मेन क्या है? तो मेन कारण यहाँ पे है जो है स्केलेटन सिस्टम का पाया जाना। स्केलेटन सिस्टम के पाए जाने के आधार पर इसे 3 क्लास में बांटा गया है। पहला है कैलकेरिया, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की पाई जाती है कंटिकाएं जो होते हैं। दूसरा है आपका जो है सिलिका, जिसमें सिलिका के पाए जाते हैं। और तीसरे में या तो एब्सेंट होता है, या तो स्पॉन्जिन फाइबर और सिलिका किसी का भी पाया जा सकता है। अगर कैलकेरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे कैनाल सिस्टम, एस्कान, साइकान, ल्यूकान किसी भी टाइप की पाई जा सकती है। जबकि वहीं पे हेक्सेट एनालिडा की अगर बात कर लें तो यहाँ पे साइकान और ल्यूकान की पाई जाएगी। एस्कान टाइप की कभी भी कैनाल प्रणाली यानी नहीं पाई जाती, कैनाल सिस्टम नहीं पाया जाएगा। वहीं पे अगर हम आगे आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कैनाल जो होता है, कैनाल सिस्टम कैसा होता है? ल्यूकान टाइप का होता है। तो ल्यूकान टाइप का फिक्स है किसमें? डिस्मोस्पंजिया में। एस्कान टाइप का फिक्स है किसमें? कैलकेरिया में। जबकि साइकान और ल्यूकान ये जो 2 हैं, ये दोनों तीनों में लगभग कॉमन है, ठीक। अगर यहाँ पे ये कलर की बात करें तो लगभग व्हाइट, येलो और ब्राउन कलर का होता है। यहाँ पे फिंगर लाइक संरचना बनाती है कीप कोशिकाएं, और पिनेकोसाइट कोशिकाएं जो होती हैं इसमें किसमें? हेक्सेट एनालिडा में पिनेकोसाइट कोशिकाएं सिंसाइशियल स्टेज का निर्माण करती हैं। यहाँ पे आपका यूप्लेक्टेला आता है, जिसे विनस फूलों का गुच्छा कहा जाता है। हाइलोनीमा आता है, ग्लास रोप स्पंज के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे फ्रेश वाटर, मैरीन दोनों पाए जाते हैं। तो मैरीन वाला तो आपका यूस्पंजिया है, जबकि फ्रेश वाटर के रूप में आप कौन जाना जाता है? तो आप कहेंगे स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज के रूप में जाना जाता है। इतनी सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई डाउट आपके पास नहीं होगा। आप इन चीजों को इजीली कर सकते हैं और समझ सकते हैं।
आगे की दिशा में बढ़े, सेक्शन नंबर सेकंड जो हमारा दूसरा पड़ाव होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पड़ाव की दिशा में चलते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये पड़ाव आपको अच्छा लगेगा। एक एक करके उसको देखेंगे और एक एक प्रश्नों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो अभी तक हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने, मैं एक एक करके सभी प्रश्नों पे चर्चा करूंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है पोरीफेरा से स्पंज आर, और ऑप्शन रखा गया है यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ध्यान से सुनना खाली, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, मोनोब्लास्टिक और जो है नन ऑफ दीज एबव। तो आपका ऑप्शन होगा स्पंज आर, तो आप कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं स्पंज, अभी हमने चर्चा किया था कि जो स्पंज होते हैं, स्पंज कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और इसकी 3 कोशिकाएं होती हैं, पहले तो 2 कोशिकाओं की बात करिए, 2 कोशिकाएं होती हैं, एक को कहते हैं पिनेकोसाइट, पिनेकोसाइट, और दूसरे का नाम हमने रखा था पिनेकोसाइट, दूसरे का नाम क्या था, कॉलर कोशिका, या जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोइनोसाइट। पिनेकोसाइट और कोइनोसाइट की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कई बार इनके बीच में जिलेटिनस पदार्थ पाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि पिनेकोसाइट की कोशिकाएं हैं, और ऐसे मान लेते हैं पिनेकोसाइट की कोशिकाएं हैं और इसी के साथ साथ एक कोइनोसाइट की कोशिकाएं हैं, ठीक है। ये बाहरी है और ये आंतरिक है, इसके बीच में जिलेटिनस पदार्थ पाए जाते हैं, जिसे हम लोग मेसोहिल के नाम से या मीजन क्या कहते हैं, मेसोहिल के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग मेसोकाइम के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, मेसोकाइम के नाम से जाना जाता है। तो 3 प्रकार की कोशिकाएं होगी, एक पिनेकोसाइट की कोशिकाएं, एक कोइनोसाइट की कोशिकाएं और मेसोकाइम की कोशिकाएं, या इसी को मेसोहिल भी लिखा जाता है, मेसो-HYL लिखा जाता है कहीं के भी, तो मेसोहिल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको हम लोगों को कवर करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करें, अच्छा जो इसका स्केलेटल सिस्टम होता है, कोशिकाएं कैसी होती है, अमीबॉइड टाइप की होती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया क्या है, ध्यान सुनिएगा, इन व्हिच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज, नहीं सॉरी, एम्फीब्लास्टुला लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। क्वेश्चन पूछा गया, हमने अभी आपसे बताया 2 तरह के जो है लार्वा पाए जाते हैं, एक का नाम है एम्फीब्लास्टुला लार्वा और दूसरे का नाम है जो है, बताइए, पैरेन्काइमुला लार्वा। जितना हमने पढ़ाया है सारे क्वेश्चन मैच कर जाएंगे, अभी आप ध्यान से देखते रहिए। तो पहला है आपका एम्फीब्लास्टुला लार्वा और दूसरा क्वेश्चन जो है पैरेन्काइमुला लार्वा। ये दोनों लार्वा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में पाए जाते हैं और स्पंज के ही लार्वा होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाए, पूछ रहा है इन व्हिच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम द स्पंज स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय द कोइनोसाइट सेल। कह रहा है स्पॉन्जोसील कोइनोसाइट सेल से किस प्रकार से लाइंड होती हैं, उसे एस्कान टाइप की लाइनिंग कहा जाता है। डायग्राम से पढ़ेंगे तो हम बताएंगे, एस्कान टाइप की लाइनिंग कहा जाता है। जैसे इनकरेंट कैनाल होती है, जो बाहर से पानी आता है, इनकरेंट कैनाल, मैं आपको ग्राफ बना कर दूं, पहले हो जाता है इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल के बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो आ जाता है आपका रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से अगर आगे की दिशा में बढ़ जाए तो आ जाता है आपका कौन सा, एपोपाइल, एपोपाइल, और एपोपाइल से आगे की दिशा में बढ़ा दें, एपोपाइल से स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील, और स्पॉन्जोसील के बाद अगर हम बात कर लें तो ऑस्कुलम, ऑस्कुलम। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि कह रहा है कैनाल सिस्टम ऑफ द स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय द कोइनोसाइट। स्पॉन्जोसील कब कोइनोसाइट से लाइन की जाती हैं, यानी स्पॉन्जोसील कब कोइनोसाइट से लाइन की जाती है, तब लाइन की जाती हैं जब ये एस्कान टाइप का होता है। यानी कोइनोसाइट से कब लाइन की जाती हैं, तब लाइन की जाती हैं जब एक ऐसी लाइन होती है, एस्कान टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, तब ये लाइन की जाती है किससे, कोइनोसाइट से। यही प्रश्न हमसे पूछा गया है। प्रश्न किसमें पूछा गया था, 1998 में पूछा गया है और पीसीएस में पूछा गया, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्यूल्स आर फाउंड इन, कह रहा कौन सा स्पेक्यूल्स पाया जाता है, तो आपको पता है कौन सा स्पेक्यूल्स पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे
यहाँ पे आपके जो स्पेक्यूल्स पाए जाते हैं, पीछे आ गए थे आपके, अलग अलग प्रकार के स्पेक्यूल्स हमने आपको बता दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पंज है द स्केलेटन ऑफ द स्पॉन्जिन फाइबर, कह रहा कौन सा ऐसा स्पंज है जिसमें स्पॉन्जिन फाइबर के स्पेक्यूल्स पाए जाते हैं। अभी आपने देखा डीमोस्पेंजिया में जितने भी मेंबर थे वो सभी किसके बने हुए थे आपके, तो आप कहेंगे उसके जो मेंबर थे वो स्पॉन्जिन फाइबर के या करिए स्पॉन्जिन फाइबर के या सिलिका के बने होंगे। और इसका एग्जाम्पल जो है फाइलोस्पेंजिया था, आपको याद होगा फाइलोस्पेंजिया हमने अभी आपसे बताया, तो फाइलोस्पेंजिया जो है इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल स्टोर रिजर्व फूड ऑफ द स्पंज। अब देखिए ध्यान से, काम की बात आ गई। कह रहा है कौन सी ऐसी सेल है जो फूड को स्टोर करने का काम करती है। इतनी बातें आपकी कंफर्म हो गई होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे जहां तक लगता है हम लोग 3 क्लास में बांट दिए हैं। क्लास में बंटने का कारण मेन क्या है, तो मेन कारण यहाँ पे है जो है स्केलेटन सिस्टम का पाया जाना। स्केलेटन सिस्टम के पाए जाने के आधार पर इसे 3 क्लास में बांटा गया है। पहला है कैलकेरिया, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की पाई जाती है कंटकाएं जो होते हैं। दूसरा है आपका जो है सिलिका, जिसमें सिलिका के पाए जाते हैं। और तीसरे में या तो एब्सेंट होता है या तो स्पॉन्जिन फाइबर और सिलिका किसी का भी पाया जा सकता है। अगर कैलकेरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे कैनाल सिस्टम एस्कान, साइकान, ल्यूकान किसी भी टाइप की पाई जा सकती है। जबकि वहीं पे हेक्सेट एनालिडा की अगर बात कर लें तो यहाँ पे साइकान और ल्यूकान की पाई जाएगी। एस्कान टाइप की कभी भी कैनाल प्रणाली यानी नहीं पाई जाती, कैनाल सिस्टम नहीं पाया जाएगा। वहीं पे अगर हम आगे आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कैनाल जो होता है, कैनाल सिस्टम कैसा होता है, ल्यूकान टाइप का होता है। तो ल्यूकान टाइप का फिक्स है किसमें, डिस्मोस्पंजिया में। एस्कान टाइप का फिक्स है किसमें, कैलकेरिया में। जबकि साइकान और ल्यूकान ये जो दो हैं, ये दोनों तीनों में लगभग कॉमन है। ठीक। अगर यहाँ पे ये कलर की बात करें तो लगभग व्हाइट, येलो और ब्राउन कलर का होता है। यहाँ पे फिंगर लाइक संरचना बनाती है कीट कोशिकाएं। और पिनेकोसाइट कोशिकाएं जो होती हैं इसमें किसमें, हेक्सेट एनालिडा में पिनेकोसाइट कोशिकाएं सिंसाइशियल स्टेज का निर्माण करती हैं। यहाँ पे आपका यूप्लेक्टेला आता है जिसे विनस फूलों का गुच्छा कहा जाता है। हाइलोनीमा आता है, ग्लास रोप स्पंज के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे फ्रेश वाटर मैरीन दोनों पाए जाते हैं। तो मैरीन वाला तो आपका यूस्पंजिया है, जबकि फ्रेश वाटर के रूप में आप कौन जाना जाता है, तो आप कहेंगे स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज के रूप में जाना जाता है। इतनी सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई डाउट आपके पास नहीं होगा। आप इन चीजों को इजिली कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे की दिशा में बढ़े। सेक्शन नंबर 2 जो हमारा दूसरा पड़ाव होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पड़ाव की दिशा में चलते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये पड़ाव आपको अच्छा लगेगा। एक एक करके उसको देखेंगे और एक एक प्रश्नों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो अभी तक हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने, मैं एक एक करके सभी प्रश्नों पे चर्चा करूंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है पोरीफेरा से स्पंज आर, और ऑप्शन रखा गया है यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ध्यान से सुनना खाली, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, मोनोब्लास्टिक और जो है नन ऑफ दीज अबव। तो आपका ऑप्शन होगा स्पंज आर। तो आप कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं स्पंज, अभी हमने चर्चा किया था कि जो स्पंज होते हैं, स्पंज कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और इसकी 3 कोशिकाएं होती हैं। पहले तो 2 कोशिकाओं की बात करिए। 2 कोशिकाएं होती हैं, एक को कहते हैं पिनेकोसाइट, पिनेकोसाइट, और दूसरे का नाम हमने रखा था पिनेकोसाइट, दूसरे का नाम क्या था, कॉलर कोशिका, या जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोइनोसाइट। पिनेकोसाइट और कोइनोसाइट की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कई बार इनके बीच में जिलेटिनस पदार्थ पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि पिनेकोसाइट की कोशिकाएं हैं, और ऐसे मान लेते हैं पिनेकोसाइट की कोशिकाएं हैं, और इसी के साथ साथ एक कोइनोसाइट की कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये बाहरी है और ये आंतरिक है। इसके बीच में जिलेटिनस पदार्थ पाए जाते हैं, जिसे हम लोग मेजोहिल के नाम से या मीजन क्या कहते हैं, मेजोहिल के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग मीजोकाइम के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, मेजोकाइम के नाम से जाना जाता है। तो 3 प्रकार की कोशिकाएं होगी, एक पिनेकोसाइट की कोशिकाएं, एक कोइनोसाइट की कोशिकाएं और
मेजोकाइम की कोशिकाएं, या इसी को मेजोहिल भी लिखा जाता है, MesoHyl लिखा जाता है कहीं के पे, तो मेजोहिल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको हम लोगों को कवर करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करें, अच्छा जो इसका स्केलेटल सिस्टम होता है, कोशिकाएं कैसी होती है, अमीबॉइड टाइप की होती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया क्या है, ध्यान सुनिएगा, इन व्हिच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज, नहीं सॉरी, एम्फीब्लास्टुला लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। क्वेश्चन पूछा गया, हमने अभी आपसे बताया दो तरह के जो है लार्वा पाए जाते हैं, एक का नाम है एम्फीब्लास्टुला लार्वा और दूसरे का नाम है जो है, बताइए, पैरेन्काइमुला लार्वा। जितना हमने पढ़ाया है सारे क्वेश्चन मैच कर जाएंगे, अभी आप ध्यान से देखते रहिए। तो पहला है आपका एम्फीब्लास्टुला लार्वा और दूसरा क्वेश्चन जो है पैरेन्काइमुला लार्वा। ये दोनों लार्वा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में पाए जाते हैं और स्पंज के ही लार्वा होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। पूछ रहा है इन व्हिच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम द स्पंज स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय द कोइनोसाइट सेल। कह रहा है स्पॉन्जोसील कोइनोसाइट सेल से किस प्रकार से लाइंड होती हैं, उसे एस्कान टाइप की लाइनिंग कहा जाता है। डायग्राम से पढ़ेंगे तो हम बताएंगे, एस्कान टाइप की लाइनिंग कहा जाता है। जैसे इनकरेंट कैनाल होती है, जो बाहर से पानी आता है, इनकरेंट कैनाल, मैं आपको ग्राफ बना कर दूं, पहले हो जाता है इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल के बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो आ जाता है आपका रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से अगर आगे की दिशा में बढ़ जाए तो आ जाता है आपका कौन सा, एपोपाइल, एपोपाइल, और एपोपाइल से आगे की दिशा में बढ़ा दें, एपोपाइल से स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील, और स्पॉन्जोसील के बाद अगर हम बात कर लें तो ऑस्कुलम, ऑस्कुलम। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि कह रहा है कैनाल सिस्टम ऑफ द स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय द कोइनोसाइट। स्पॉन्जोसील कब कोइनोसाइट से लाइन की जाती हैं, यानी स्पॉन्जोसील कब कोइनोसाइट से लाइन की जाती है, तब लाइन की जाती हैं जब ये एस्कान टाइप का होता है। यानी कोइनोसाइट से कब लाइन की जाती हैं, तब लाइन की जाती हैं जब एक ऐसी लाइन होती है, एस्कान टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, तब ये लाइन की जाती है किससे, कोइनोसाइट से। यही प्रश्न हमसे पूछा गया है। प्रश्न किस में पूछा गया था, 1998 में पूछा गया है और पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्यूल्स आर फाउंड इन, कह रहा कौन सा स्पेक्यूल्स पाया जाता है, तो आपको पता है कौन सा स्पेक्यूल्स पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पे आपके जो स्पेक्यूल्स पाए जाते हैं, पीछे आ गए थे आपके, अलग अलग प्रकार के स्पेक्यूल्स हमने आपको बता दिए हैं। Which of the following sponge has the skeleton of the spongin fiber, कह रहा कौन सा ऐसा स्पंज है जिसमें स्पॉन्जिन फाइबर के स्पेक्यूल्स पाए जाते हैं। अभी आपने देखा डीमोस्पेंजिया में जितने भी मेंबर थे वो सभी किसके बने हुए थे आपके, तो आप कहेंगे उसके जो मेंबर थे वो स्पॉन्जिन फाइबर के, या करिए स्पॉन्जिन फाइबर के या सिलिका के बने होंगे। और इसका एग्जाम्पल जो है फाइलोस्पेंजिया था, आपको याद होगा फाइलोस्पेंजिया हमने अभी आपसे बताया, तो फाइलोस्पेंजिया जो है इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल स्टोर रिजर्व फूड ऑफ द स्पंज। अब देखिए ध्यान से, काम की बात आ गई, कह रहा है कौन से ऐसी सेल है जो फूड को स्टोर करने का काम करती है।